एनपीएस आपको रास नहीं आई, तो अब सरकार ने एक विकल्प दिया है यूपीएस का। एनपीएस भी आपको मंजूर नहीं थी, यूपीएस भी नहीं थी। कौन सी विपक्षी पार्टी आपके पीछे काम कर रही है जो आपको बरगला रही है? ये जो यूपीएस लाई गई, ये तो एनपीएस का केवल नाम चेंज कर दिया गया है। कर्मचारी का भला अगर हो सकता है तो वो ओपीएस में हो सकता है। आप आंदोलनों के जरिए क्या चुनाव लड़ने की रणनीति तो नहीं धारीवाल की? नमस्कार, मैं प्रमोद डांडा, डीवी लाइव न्यूज़ से। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव है और इन विधानसभा चुनावों में अगर बड़े मुद्दे की बात करें तो ओपीएस एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि कर्मचारी जो है वो एक लंबे समय से ओपीएस की मांग कर रहे हैं, क्योंकि एनपीएस जो है वो सरकार ने दी थी, लेकिन ओपीएस को लेकर भी इन्होंने आंदोलन जो है वो किए। ओपीएस नहीं दी गई, लेकिन उसको लेकर सरकार ने एक विकल्प जरूर इनको दिया है यूपीएस का। अब यूपीएस का विकल्प इन कर्मचारियों को कितना रास आता है, क्या कुछ यूपीएस है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। इस समय मेरे साथ पेंशन बहाली संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल जी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे चर्चा करेंगे कि यूपीएस और एनपीएस में क्या कुछ डिफरेंस रहेगा, वो भी जानकारी लेंगे। नमस्कार धारीवाल जी। नमस्कार प्रमोद जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद प्रमोद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप डीवी लाइव के माध्यम से लगातार ओपीएस बहाली आंदोलन को जनता तक और सरकार तक पहुंचाते रहते हैं, उसके लिए आपका और आपके तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ओपीएस बंद हुई, सरकार ने एनपीएस दी थी, लेकिन एनपीएस आपको रास नहीं आई, तो अब सरकार ने एक विकल्प दिया है यूपीएस का, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब हमने आंदोलन शुरू किया तो हमारा आंदोलन ओपीएस का था और लगातार 6 सालों से जितने भी धरने, प्रदर्शन, रैलियां, आक्रोश मार्च, साइकिल यात्राएं हमने की, वो ओपीएस बहाली को लेकर थी। हमारा बीच का विकल्प का कोई मामला था ही नहीं। पहले दिन से हम कहते आए हैं कि हमें ना तो कोई बीच का रास्ता चाहिए, ना ही इसके अंदर कोई सुधार चाहिए। हमें तो पूर्ण रूप से जो हमारे पुराने साथियों को आज तक मिलती आई है ओल्ड पेंशन स्कीम, वो जो की तो चाहिए। और ये जो यूपीएस लाई गई, ये तो एनपीएस का केवल नाम चेंज कर दिया गया है। ये जो सरकार है, ये हमने सुना था कि बड़ी जुमलेबाज सरकार है। जब ये जुमला हमारे ऊपर इन्होंने शुरू की छोड़ने का काम किया, जिसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस रखा, तो उसको समझने के बाद पता लगा कि वाकई में ये तो जुमलेबाज सरकार है, वाकई में तो नाम बदलने में माहिर सरकार है। नाम बदलकर केवल जनता को गुमराह किया जा रहा है। नाम बदलकर ये सोचा जा रहा है कि ओपीएस आंदोलन को गुमराह किया जा सकता है, ओपीएस आंदोलन को दबाया जा सकता है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से इनके जितने भी सूत्रधार हैं, प्रधानमंत्री जी को और जितनी भी इनकी कैबिनेट है, मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये आंदोलन ओपीएस का था, ओपीएस का है और हमें जब तक पूर्ण रूप से ओपीएस बहाल नहीं हो जाती तब तक जारी रहेगा। इस तरह की जुमलेबाजी, इस तरह के नाम बदल के लाई गई योजनाएं ना चली हैं और ना चलेंगी। तो धारीवाल जी, जैसे कमेटी भी बनाई गई थी इसको ओपीएस को लेकर, तो सरकार ने कहीं ना कहीं कोई विकल्प निकाला होगा कि अब तो वो आपके फायदे की, क्या दिक्कतें हैं यूपीएस में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यही सरकार थी, इसी सरकार के नुमाइंदे थे, चाहे मनोहर लाल खट्टर जी रहे हो, चाहे नायब सिंह सैनी जी रहे हो, चाहे प्रधानमंत्री जी रहे हो, चाहे उनके अन्य वित्त मंत्री सीतारमण जी रही हो। सभी जब हम ओपीएस की मांग करते थे तो हमेशा कहा करते थे कि एनपीएस से अच्छा विकल्प नहीं हो सकता, एनपीएस से बेहतर नीति नहीं हो सकती। लेकिन ये हमारे आंदोलन का दबाव था कि इनको नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लानी पड़ी, लेकिन ये भी केवल और केवल नाम बदल कर लेकर आए। उसमें फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है कर्मचारियों का, उल्टा और ज़्यादा नुकसान करने की बात की गई। क्या दे रहे हैं यूपीएस में? जो कर्मचारियों को पहले टोटल कॉर्पस का 60% मिल जाता था रिटायरमेंट पे, इसमें तो वो भी नहीं मिलेगा, ना मेडिकल की सुविधाएं मिलेंगी। फिर दूसरी बात है, मैं तो पहले दिन से एक बात कहता हूँ, जिसने भी हमारे आंदोलन को समझा है, जिसने भी नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस को पढ़ा है और अब यूपीएस को पढ़ेगा, तो ये पूरी तरह से, मैं तो शेयर मार्केट को लाभ पहुंचाने के लिए और उन पूंजीपति घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए है कि जिनके व्यापार में, जिनके बिजनेस में ये पैसा लगाया जाता है। ये केवल शेयर मार्केट और कॉरपोरेट्स घरानों की स्कीम है। इसमें ना तो कर्मचारी पहले केंद्र बिंदु था, ना कर्मचारी अब केंद्र बिंदु है। इसलिए हमारा विरोध है कि ऐसी पॉलिसी लाई जाए जो कर्मचारियों को लाभ पहुंचाए, जो देश के खजाने में जिसका लाभ हो। और ओल्ड पेंशन स्कीम से देश को भी लाभ है, प्रदेश को भी लाभ है और कर्मचारियों को। इस यूपीएस से कितने कर्मचारियों को फायदा होगा या कैसे? इस यूपीएस से किसी को भी फायदा होने वाला नहीं है, एक भी कर्मचारी को इसका फायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान होने वाला है। तो कोई 25 साल की सर्विस की भी कोई वो ली गई थी इसमें? देखिए, इसमें कंडीशन तो रख दी गई 25 साल की, कि जिसकी 25 साल की सर्विस होगी उसको 50% की गारंटी हम देंगे। लेकिन ये एक सबसे बड़ा झोल ये है कि 10% कर्मचारियों का जो कटता है, और उसमें सरकार
सरकारी खजाने से 18.5% जो आम जनता के टैक्स पेयर का पैसा है उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगी, और ये लगातार उसकी 25 साल की सर्विस तक। और हरियाणा की अगर बात करूं तो हरियाणा के अंदर एवरेज एज ही 68 साल है। 60 साल की उम्र में एम्प्लॉय रिटायर होगा, 68 साल तक उसको पेंशन देनी है, तो 8 साल ही पेंशन देनी है। अब 25 साल तक क्यों एक कर्मचारी के वेतन का 28.5% क्यों जमा करवाया जाए शेयर मार्केट के अंदर? ये शेयर मार्केट को लाभ पहुंचाने के लिए है। दूसरी बात ये कि जिनकी 25 साल की सर्विस की जो इन्होंने बात की, वो तो केवल 5 से 10% ही कर्मचारी हैं। अब हरियाणा में बात करते हैं तो हरियाणा में 42 साल तक तो जनरल कैटेगरी के जो हमारे युवा भाई हैं उन्हीं को फार्म भरने की छूट है। फिर अगर भर्ती प्रक्रिया पूरी होती है तो 45 साल तक तो उसको वैसे जॉब मिलेगी, तो और 58 साल में रिटायर तो 13 साल की सर्विस। ओबीसी के भाइयों की बात करें तो उनको 3 साल की कंसेशन उसमें दी जाती है, छूट दी जाती है। 45 साल तक वो फार्म भर सकते हैं, भर्ती प्रक्रिया 48 तक पूरी होगी तो 10 साल की सर्विस। और SC ST के हमारे भाइयों की बात करें तो उनको 5 साल की, 2 साल और उनकी घटा दो, उनको तो 8 साल की सर्विस बनेगी। तो उसमें कहाँ लाभ मिलेगा? कर्मचारी का भला अगर हो सकता है तो वो OPS में हो सकता है। और इसीलिए आज हरियाणा प्रदेश का एक एक कर्मचारी अधिकारी, हर युवा साथी जो सरकारी सेवा में आने का सपने देखता है, सरकारी सेवा में आने के लिए कड़ी मेहनत करके अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है, तो वो हर कोई चाहता है कि हरियाणा प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल हो। विजेंद्र धारीवाल जी, NPS भी आपको मंजूर नहीं थी, UPS भी नहीं थी, कौन सी विपक्षी पार्टी आपके पीछे काम कर रही है जो आपको बरगला रही है? कोई ऐसा ये किसी चुनाव, देखिए चुनाव नज़दीक है तो उसको लेकर क्या आपको लगता है ये चुनावी मुद्दा है? क्या ये आपको लगता है कि ये विपक्ष द्वारा खड़ा किया गया मुद्दा है? अगर ये विपक्ष द्वारा किया गया मुद्दा होता तो सरकार इसको कभी की दबा लेती। ये उस बुद्धिजीवी वर्ग का मुद्दा है जो कर्मचारी सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाते हैं और जनता को अच्छाई और बुराई बताते हैं हर नीति की। ये तो हमारे ऊपर लागू की गई नीति है, क्या हमें इसकी अच्छाई का नहीं पता होगा? क्या हमें हमारे भविष्य का नहीं पता होगा? और आज हमारे जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनको 1500, 2000, फर्स्ट क्लास अधिकारियों की भी बात करें उनको 5000, 6000 रुपये पेंशन मिल रही है। उससे तो कहीं ज़्यादा बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई जा रही है। हम चाहते हैं कि सामाजिक सुरक्षा सबको मिले, हर बुजुर्ग को मिले, लेकिन एक कर्मचारी जो सरकार की नीतियों को पूरी जवानी जनता तक पहुंचाने में लगा देता है तो क्या उसको अपना सुरक्षित बुढ़ापे की ज़रूरत नहीं है? तो ये, हाँ, आपने बिल्कुल अच्छा वाजिब सवाल किया कि सरकार ने एक नीति बना रखी है कि जो भी आपके पास कोई मुद्दा लेकर आए, कोई मांग लेकर आए, उसको विपक्षी बता दो। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी मांग सरकार से है, किसी पार्टी विशेष से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। जिसकी सरकार होगी, अगर उदाहरण के तौर पे बताएं तो राजस्थान में जब OPS बहाल नहीं हुई थी तो वहाँ गहलोत सरकार से हम इसकी मांग कर रहे थे, उनके खिलाफ धरने प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने लागू कर दी तो उनका धन्यवाद हमने किया। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो उनके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, पंजाब में लड़ाई लड़ी, आम आदमी पार्टी के खिलाफ अब लड़ाई लड़ रहे हैं पंजाब में, हम जब लागू नहीं कर रहे। उन्होंने भी एक जुमला फेंका था चुनाव के दौरान, मैनिफेस्टो में रखा और आज तक उसको लागू नहीं कर पाए। और यही हमारी यहाँ पर है कि हम हरियाणा सरकार से और केंद्र सरकार से इसकी डिमांड कर रहे हैं और अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। और रही बात विपक्ष की, तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों महत्वपूर्ण कड़ी है। जब सरकार जनता की आवाज़ ना सुने, जब सरकार जनता के मुद्दों की आवाज़ ना सुने, उनको पूरा करने का काम ना करे, तो विपक्ष का दायित्व बनता है इस मुद्दे को भी उठाए और उस मुद्दे में उनका साथ भी दे। तो आपने कर्मचारियों को समझाने का प्रयास किया या उनसे बातचीत की हो, या आप आंदोलनों के जरिए क्या चुनाव लड़ने की रणनीति तो नहीं धारीवाल की? देखिए, अगर चुनाव लड़ने की बात होती तो आज शायद मैं दिल्ली बैठा होता। उस जो भागदौड़ मची हुई है आज लोगों की दिल्ली की तरफ, उस तरफ हम गए होते, लेकिन हम तो सड़कों पर हैं। चाहे अम्बाड़ा में हमारा मंडल स्तरीय प्रदर्शन देख लीजिए 25 अगस्त का, या दूसरा हमारा 1 सितंबर का देख लीजिए, और आज हमारा प्रदर्शन होना था रोहतक में, लेकिन राजनीतिक हथकंडे अपनाकर, राजनीतिक दबाव बनाकर, प्रशासनिक अधिकारियों से एक दिन पहले ऐन मौके पर हमारी अनुमति जो हमें पहले परमिशन जो दे दी गई थी कार्यक्रम करने की, उसको निरस्त कर दिया जाता है, उसको रद्द कर दिया जाता है। और तो आप समझ लीजिए कि हमारी लड़ाई तो हमारे भविष्य की है, और ये 2 लाख परिवारों की लड़ाई है। ये विजेंद्र धारीवाल की राजनीतिक लड़ाई नहीं है, या विजेंद्र धारीवाल की टिकट की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है तो हमारे 2 लाख परिवारों के भविष्य की लड़ाई है। हमारे लिए 2 लाख परिवारों का भविष्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि हमारी टिकट। और रही दूसरी बात, चुनाव लड़ने का ना पहले कभी इरादा था, ना अब है, और ना आगे ऐसी कोई इच्छा है भविष्य में भी। हम हकों की लड़ाई के लिए लड़ते आए हैं और हकों की लड़ाई के लिए लड़ते रहेंगे।
तो क्या इसका कर्मचारियों को कोई फ़ायदा नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है या सरकार आपको समझा नहीं पा रही कुछ? देखिए, हमें तो समझ आ चुका है, हम तो क्लियर हैं, हमने तो कोई घुमा के बात नहीं तो करी। फिर सरकार क्यों नहीं समझना आप चाहती इस आप चीज़ को, भाई कर्मचारियों को फ़ायदा नहीं है इसका? आपके चैनल के माध्यम से जब भी हमारी बात हुई या आपने हमारे किसी भी प्रोग्राम में हमारे वक्तव्य को सुना हो, तो हमारी तो नीति स्पष्ट है, हमारा मुद्दा स्पष्ट है। हमने तो क्लियर बोल रखा है कि हमें तो ओपीएस चाहिए। सरकार के साथ वार्ता हुई हमारी, हरियाणा में कमेटी बनी, सेंटर में कमेटी बनी, उनके सामने भी हमारा स्पष्ट था कि हमें ओपीएस ही चाहिए। उसके जितने आंकड़े थे हम आंकड़े उनको दे चुके, उसके लिए जितनी प्रेजेंटेशन थी वो उनको हम दे चुके। लेकिन जो आपने ये सवाल किया कि सरकार क्यों नहीं समझाना चाह रही, इसमें एक बहुत बड़ी साजिश है। एक तो सरकार की नीति और नीयत कर्मचारियों के विरोधी है। ये सरकारी विभागों को ख़त्म करना चाह रहे हैं और ये भूल बैठे हैं कि जब देश और प्रदेश आज़ाद हुआ था वहाँ हमारी माली हालत क्या थी। उस समय की सरकारों ने और उस समय की हमारे बुजुर्गों ने, हमारी जनता ने अपने पैसे लगा लगा कर सरकारी संस्थानों को खड़ा किया, इन स्कूलों को, अस्पतालों को और हमारे जितने भी सरकारी संस्थान हैं उनको खड़ा करने का काम किया। और अब इनको ये सारे पूंजीपतियों को बेचने का काम कर रही हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में अगर जितना भी मुनाफा होगा एक की जेब में जाएगा, लेकिन सरकारी संस्थानों में जितना मुनाफा होगा वो सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से या आम जनता को कंसेशन के माध्यम से आम जनता के बीच में लाभ जाएगा। तो हमारी लड़ाई इन सरकारी विभागों को बचाने की है, हमारी लड़ाई की सरकारी नौकरियों को बचाने की है और हमारी लड़ाई उन युवा बच्चों के लिए रोजगार पैदा करवाने की है जो आज पढ़ाई कर रहे हैं और विदेशों की तरफ भाग रहे हैं। आप देख रहे होंगे जब यहाँ रोजगार नहीं बचे, सरकारी रोजगार, तो बच्चे डोंकी के माध्यम से जहाँ जान का खतरा और यहाँ पर अपनी ज़मीनें बेच कर अपने परिवार को कर्जदार बना कर वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ भी धक्के खाने पड़ते हैं उनको। ये तो है नहीं कि जाते ही वहाँ पर उनको काम मिल जाता है। सरकार की नीति है केवल पूंजीपतियों को लाभ पहुँचाने के लिए। सरकार की नीति है उन ब्यूरोक्रेट, उन बड़े बड़े राजनीतिक और अपना पूंजीवादी घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए। और ये नीति भी उन्हीं के लिए लाई गई है। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कर्मचारियों का पैसा और आम जनता का टैक्स पेयर का पैसा जो सरकारी खजाने से डायरेक्ट रूप से उनको पूंजीपतियों को देना, शेयर मार्केट में लगाना और इनडायरेक्ट रूप से अपने लिए पार्टी फंड का जुगाड़ करना, अपने लिए उनसे चंदा मांगकर अपने पार्टी को खड़ा करना। आप देख लीजिए, अगर कर्मचारी 25 से 30 साल तक सेवा करता है, मेरे हिसाब से वो पूरी नौकरी के दौरान एक अपना घर बना पाता है या बच्चों को शिक्षा दिला पाता है। और उसमें भी मकान बनाएगा तो होम लोन लेकर बनाएगा, गाड़ी लेगा तो कार लोन लेकर करेगा, बच्चों की शादी करेगा तो मैरिज लोन लेकर करेगा। वो सारी उम्र लोन भरते हुए निकाल देता है। लेकिन एक नेता जब विधायक बन गया, सांसद बन गया, एक दिन की सदस्यता पर उसको पेंशन का लाभ मिल जाता है। एक दिन कि दूसरी बार का विधायक बनता है तो दूसरा उसको उस चीज़ का बेनिफिट मिलता है। सांसद बन गया तो सांसदी की पेंशन अलग से लेता है। तो वो अलग ऐसा क्या करते हैं। और आप अगर हमारी राजनीति की व्यवस्था को देखें तो आप एक बार अगर कोई विधायक बन गया तो अपनी 7 पीढ़ियों का जुगाड़ कर जाता है। उनके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आ जाती है। वो भी सैलरीड है, उनको भी तनख्वाह मिलती है जब तक वो विधायक होते हैं। लेकिन विधायकी के बाद चाहे उनकी उम्र 30 साल हो, चाहे उनकी उम्र 35 साल हो, तभी से पेंशन शुरू हो जाती है। और एक कर्मचारी को तो 60 साल के बाद पेंशन चाहिए। तो अब विकल्प क्या है इसका धारीवाल जी? आपने आंदोलन भी किए, प्रदर्शन भी किए, लाठियां भी जो आप पर भांजी गई, वाटर कैनन जो भांजे गए, आंसू के गैस के गोले भी छोड़े, कोई विकल्प नहीं निकला। अब आगे क्या रास्ता है? अब विकल्प हमारे पास है। अब विकल्प सरकार के पास नहीं है। सरकार के पास विकल्प था कि जब तक आचार संहिता नहीं लगी थी हरियाणा प्रदेश के अंदर, तब तक वो पुरानी पेंशन बहाल कर सकते थे। उनके पाले में गेंद थी, हम उनसे गुहार लगा रहे थे। लेकिन अब जब पिछले मुख्यमंत्री की बात करें, मनोहर लाल को आपने अपनी सारी चीज़ें समझाई, उनको चलो आप नहीं बहाल हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री भी बदला गया, क्या नायब सैनी से आप मिले, उनसे भी सहमति नहीं बन पाई? देखिए, केवल चेहरा बदला गया, ना नीति बदली गई, ना सोच बदली गई। और दूसरी बात, जब भी इनके पास जाते हमारी डबल इंजन की सरकार है, ये कठपुतली बैठी है। कर्मचारियों के हित की तो बात कर रहे थे नायब सैनी, लगातार घोषणाएं भी की, कच्चे कर्मचारियों के लिए इतना कुछ दिया गया, उसको कच्चे कर्मचारी को क्या दिया? उनको भी तो जुमला आता लगा। कच्चे कर्मचारी बेचारे 10-10 साल से कच्चे कर्मचारी के तौर पे काम कर रहे हैं, 12-12 साल, 15-15 साल से। और उन्होंने एक उम्मीद लगाई थी नायब सिंह सैनी जी से कि वो हमें पक्का रोज़गार देंगे, हमारे लिए पक्के रोज़गार के साथ ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ हमें देंगे। लेकिन उनको मिला क्या? जुमला। उनको क्या दिया गया कि 58 साल तक आपको कच्चा रहने की गारंटी दे रहे हैं। ये कौन सी गारंटी है कि जिसमें आपको कच्चे रोज़गार की गारंटी मिल रही है?
गारंटी तो तब होती अगर उनको पक्का रोजगार दिया जाता, उनको वेतन भत्ते बराबर के दिए जाते जो उनको रेगुलर कर्मचारियों के बराबर के। तो ये किस चीज़ के, ये तो जुमलेबाजी है और वो कहाँ लागू हो पाई आज तक। ये केवल झूठ की राजनीति, जुमलेबाजी की राजनीति, और इसका सबकी आंखें खुल चुके हैं। सब हर, चाहे कच्चा कर्मचारी है, चाहे हमारा रेगुलर कर्मचारी है, चाहे हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम का कर्मचारी है, हर किसी के ऊपर तो इन्होंने अत्याचार करने। और हमें छोड़ो, युवा रोजगार मांगने गए तो उनके ऊपर लाठियाँ, किसान एमएसपी मांगने जाए तो उनके ऊपर लाठियाँ, मजदूर अपने लिए मजदूरी मेहनताना बढ़वाने के लिए जाए तो उनके ऊपर लाठियाँ, व्यापारी अपने लिए जीएसटी में सुधार की बात करने जाए तो उनके ऊपर लाठियाँ, कर्मचारी अपने लिए ओपीएस मांगने जाए और वेतन भत्तों में सुधार की बात करने जाए तो उनके ऊपर लाठियाँ। इन्होंने छोड़ा किसको है। तो बात करें लोकसभा चुनाव में भी जो है इन्होंने 5 सीटें जो है कहीं ना कहीं वोट फॉर ओपीएस की मुहिम जो है वो भी असर किया था उसने। तो अब विधानसभा चुनाव भी है और आपकी वही मुहिम थी वोट फॉर ओपीएस, अब कहाँ देखते हो उसको? देखिए, हमारी तो मुहिम लगातार जारी है। हमने तो जहाँ पर भी जाते हैं खुले तौर पर एक ही बात है कि आप हमें हमारे सम्मेलन करने से रोक सकते हो, आप तिरंगा मार्च निकालने से रोक सकते हो, हमारे ऊपर और बहुत तरह की बाउंडेशन लगा सकते हो, लेकिन क्या हमें वोट डालने से रोक सकते हो? 5 साल में हमें ये लोकतांत्रिक अधिकार मिला है, ये संविधान ने हमें अधिकार दिया है। और निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश का कर्मचारी अधिकारी, उनका परिवार, उनके नाते रिश्तेदार इतने तो जागरूक हो चुके हैं कि उन्हें अपने भविष्य के लिए वोट देना है, उन्हें अपनी सामाजिक सुरक्षा के लिए वोट देना है, उन्हें अपनी पुरानी पेंशन के लिए वोट देना है। और हम खुले तौर पर ये बात कह चुके हैं कि हमारी मुहिम का नाम है वोट फॉर ओपीएस। और ये वोट फॉर ओपीएस का मतलब है जो पार्टी, जो नेता हमें ये गारंटी लिख कर देगा कि उनकी सरकार बनते ही पहली ही कैबिनेट मीटिंग के अंदर पुरानी पेंशन नीति को बहाल करेंगे, तो निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश का एक एक कर्मचारी अधिकारी उनका साथ भी देगा। और जिन्होंने हमारे ऊपर लाठियां भांजी, जिन्होंने हमारे मुद्दे को गुमराह करने की कोशिश की, जिन्होंने राजनीतिक षड्यंत्र रखकर हमारे प्रोग्रामों को ना होने दिया, उनके खिलाफ हम वोट डालने का काम। कि हमारा तो स्पष्ट नारा है, अभी मैनिफेस्टो का हमारा इंतजार है। नेता विपक्ष लगातार ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में ओपीएस को बहाल करेंगे। बस हम उनके मैनिफेस्टो का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही उनका मैनिफेस्टो आता है तो निश्चित तौर पर जो पार्टी, जो विपक्षी दल हमें पहली गारंटी के तौर पर ओपीएस बहाल करने की और पहली ही कैबिनेट में ओपीएस बहाल करने का विश्वास दिला देगा। निश्चित तौर पर लगता नहीं धारीवाल जी आप एक जिद पर अड़े हो कि ओपीएस ही चाहिए? ये जिद नहीं है, ये भविष्य की मांग है। अगर जिद होती तो क्या इतना बड़ा जनसमूह आज हमारे साथ होता? आज आप देख रहे होंगे कि जहाँ भी हम कार्यक्रम करते हैं हज़ारों हज़ार साथी हमारे साथ जुड़ने शुरू हो जाते हैं। सामाजिक संगठन हमें समर्थन देने के लिए आ जाते हैं, किसान संगठन हमें समर्थन देने के लिए आ जाते हैं, नई जो युवा साथी हैं वो हमें समर्थन देने के लिए आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि इस मुद्दे को समझते हैं और वो मुद्दे के लिए हमारे साथ आ रहे हैं। ना कि धारीवाल कोई राजनीतिक दल थोड़ी चला रहा है कि उसके साथ ये भीड़, या उनको कोई ऐसे कोई वादे कर रहे हो कि उनको रोजगार देंगे। हम तो केवल और केवल ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं। अर्जुन की तरह, हमारा तो मछली की आंख की तरह, जैसे अर्जुन का अपने एक ही निशाना था, वही हमारा एक ही निशाना है कि ओपीएस ओपीएस और ओपीएस। और ये हमारी नहीं, ये आने वाली युवा पीढ़ी की लड़ाई है, ये गरीब मजदूर किसान की लड़ाई है, ये छोटे दुकानदार के बच्चों की लड़ाई है। और तो उन्हीं के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर इसीलिए आज हरियाणा प्रदेश का एक एक कर्मचारी अधिकारी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के साथ है, हमारे इस मुद्दे के साथ है, और इसीलिए आम जनता भी आज हमारे इस तो मुद्दे लगता है आपको वोट फॉर ओपीएस का कोई प्रभाव सरकार पर पड़ेगा? अब आपने थोड़ी देर पहले ही तो कहा था कि लोकसभा में प्रभाव पड़ा। जो पार्टी कहती थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर 10 की 10 सीट लेकर आएंगे, वो केवल और केवल कर्मचारियों के नाराजगी की वजह से 5 सिमट के रह गए। आप पूरा मूल्यांकन करेंगे अगर अच्छे से, तो जो 5 सीट विपक्ष ने जीती हैं वो पूरी तरह से कर्मचारियों के वोट के दम पर जीती। कहाँ तक पहुंचा आपका संघर्ष? इतने समय आपने जो आंदोलन किया, देखिए, आज हमारा संघर्ष उस दौर में है कि हम सरकारें बना भी रहे हैं और सरकारें बदल भी रहे हैं। ये अब हम नहीं कह रहे, ये आप हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, हमारे मीडिया हाउस हैं, वो सभी कह रहे हैं। और अगर सरकार पे दबाव ना होता, अगर सरकार के ऊपर प्रेशर ना होता, अगर सरकार को ये डर ना होता कि ओपीएस के मुद्दे का समाधान नहीं किया तो हमारी सत्ता जा सकती है, तो यूपीएस भी ना आती। जो एनपीएस की बढ़ाई किया करते थे वो यूपीएस जैसे नया झुंझुना ना लेकर आते।
उनके ऊपर दबाव है, उनको ये पता है ये संगठित वर्ग है, इनके अंदर शक्ति है सरकार बनाने की, सरकार बदलने की, और इसीलिए निश्चित तौर पर अब वोट फॉर ओपीएस की मुहिम हरियाणा प्रदेश के अंदर बदलाव लेकर आएगी। बदलाव होगा एनपीएस से ओपीएस में बदलाव होगा तानाशाहों को बदलकर ऐसी सरकार लाने का बदलाव जो हमारी बात को सुनने का। तो देखिए, ये थे मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल जी। इनकी एक ही मुहिम है, वोट फॉर ओपीएस है, लेकिन अभी जो आगामी विधानसभा चुनाव है उनमें देखते हैं क्या कुछ इनका ओपीएस का जो है, वोट फॉर ओपीएस का प्रभाव जो है वो रहने वाला है। कमेंट कर जरूर बताएं कि क्या कुछ ये मुहिम है और कितना आप इससे संतुष्ट हैं।